हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि हमने कल वीडियो लॉन्च कर दी थी प्रोमो BR002 की कि कौन से चैप्टर आएंगे, कौन चैप्टर में क्या होगा। तो बस हमने उसमें तो अब ऊपर कवर किया था कि कौन चैप्टर के नाम क्या है और कौन कौन चीज़ आएंगे। तो आज हम हाजिर हैं BR002 के यूनिट 1 के साथ, BBARR कोर्स कोड, BR002 बुक कोड और उसका यूनिट 1 ये जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ रिटेल मार्केटिंग। तो बेसिकली इसमें हमने न्यू चीज़ ट्राई की है। जो हमारी पुरानी वीडियो थी BR001 की, वो वाइट बोर्ड एनिमेशन में थी, ये हमारे PDF फॉर्मेट में है। तो स्टडी पॉइंट से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं। और BR002 यूनिट 1 ओवरव्यू ऑफ रिटेल मार्केटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 1। तो जैसा कि हमारा ये चैप्टर 1 है, यूनिट 1 है ओवरव्यू ऑफ रिटेल मार्केटिंग। आपको नाम तो पता ही है इसका, लेकिन हमने इसमें समथिंग न्यू ट्राई किया है। जैसे हमने BR001 की वीडियो थी हमारी, उसमें ट्राई किया था, मतलब वाइट बोर्ड एनिमेशन की वीडियो बनाई थी। तो कई लोगों ने मुझे कहा कि आपकी वीडियो 10 मिनट की होती है, लेकिन इसमें कंटेंट थोड़ा कम होता है, मतलब बुक में ज़्यादा लिखा होता है और आप वाइड स्क्रीन पे 10 मिनट में ज़्यादा दिखा नहीं पाते। तो मैंने PDF का तरीका सोचा है वीडियो को प्रेजेंट करने के लिए। इसमें आपको मैं PDF के थ्रू दिखा दूंगा और जो मेन पॉइंट ऑफ उनको अंडरलाइन कर दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ रिटेल मार्केटिंग से। तो ऑब्जेक्टिव से नहीं, हम करेंगे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ये PDF मैंने इग्नू की वेबसाइट से लिया है बेसिकली। इसमें तो ये मतलब काफ़ी, मतलब क्या कहते हैं इसको, ब्लर आ रहा है फर्स्ट पेज, बस फर्स्ट पेज ब्लर है, बाकी ठीक है। तो मैंने जो अंडरलाइन की है बुक अपने बुक में ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब मैं इसको पढ़ के आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें लिखा है बेसिकली, इंडिया हैज़ ऑफ्टन बीन कॉल्ड अ नेशन ऑफ शॉपकीपर्स। पर्सनली द रीजन फॉर द थिंग इज दैट अ लार्ज नंबर ऑफ रिटेल एंटरप्राइज एग्जिस्ट इन इंडिया। बेसिकली इंडिया को ना नेशन ऑफ शॉपकीपर कहा जाता था। नेशन ऑफ शॉपकीपर मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे शॉपकीपर प्रेजेंटेड हो, प्रेजेंटेड मतलब स्थापित हो। 2004 तक इंडिया में जो हमारे थे क्या, लार्ज नंबर ऑफ रिटेल एंटरप्राइज एग्जिस्ट करते थे हमारे इंडिया में। मतलब 2004, ये 2000 डाटा काफ़ी पुराना है। तो इनके अकॉर्डिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या, लार्ज नंबर ऑफ रिटेल इंटरप्राइज एग्जिस्ट करते थे इंडिया में। और इंडिया को जब भी शॉपकीपर्स का नेशन कहा जाता था, शॉपकीपर्स का नेशन। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए काफ़ी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी वाला, कि इंडिया हैज़ ऑफ्टन कॉल्ड अ नेशन ऑफ अ शॉपकीपर, कि इंडिया को नेशन ऑफ शॉपकीपर कहा जाता था। फिर उसके बाद है हमारा, उसके पीछे चलते रहेंगे। जो आपकी बुक में ना ये ब्लैक में अंडरलाइन कर रखा है, ऑलरेडी अंडरलाइन है, मतलब हाईलाइटेड है ब्लैक कलर में, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये है ना ऑलरेडी अंडरलाइन है आपकी बुक में। तो मैं अंडरलाइन तो करके दिखा दिया आपको। अब मैं इसको वापस पढ़ के आपको एक्सप्लेन करता हूँ 1 मिनट में जल्दी से। In 2004, there were 12 million plus retailer compared to the 0.9 million in the USA. One out of the 12 million, 98% are small family business utilize only the business household level. बेसिकली इंडिया में ना 2004 से पहले 12 मिलियन रिटेलर थे। आप सोच सकते हो 2004 से पहले ही, काफ़ी पुराना डाटा है लेकिन वो भी बहुत बड़ी बात है। 2004 से पहले ही इंडिया में 12 मिलियन रिटेलर थे, एज़ कम्पेयर टू USA में 0.9 मिलियन ही थे उसमें बस। और जो 12 मिलियन रिटेलर थे इंडिया में, उसमें से 98%, हाँ किसे, यूटिलाइजिंग ओनली हाउस होल्ड लेबर्स, जो हाउस होल्ड लेबर्स का उसको यूटिलाइज करके बनाते। बेसिकली हमारे 2004 से पहले, लिख लीजिएगा नोट बना के इंपॉर्टेंट, 2004 से पहले 12 मिलियन रिटेलर थे इंडिया में, और USA में 0.9 मिलियन ही थे बस 2004 से पहले। जब आप पेपर लिखो ना आंसर, तो लिख देना डाटा बाई 2004, 2050 के हिसाब से डाटा से। उसके बाद था एक और मेन पॉइंट इसमें दे रखा है, आप ये देख सकते हैं काफ़ी, ये तो आप लिख लिया होगा अपनी कॉपी में, ये लिख लीजिएगा कॉपी में कि 2004 से पहले 12 मिलियन रिटेलर थे इंडिया में और 0.9% थे USA में 2004 से पहले। इसको डेट मारते हैं। और आपने ये पढ़ लिया होगा 12 मिलियन, हाँ 98 आर स्मॉल फैमिली यूटिलाइजिंग द हाउस होल्ड लेबर। जो बेसिकली हमारे 12 मिलियन थे ना रिटेलर, जिसमें से 98% आर स्मॉल फैमिली बिजनेस यूटिलाइजिंग द हाउस होल्ड लेबर्स। बेसिकली 98%, 98% बहुत बड़ा नंबर है 12 मिलियन का। 98% हमारे यूटिलाइजिंग किसको कर रहे थे, यूटिलाइजिंग करते हमारे हाउस होल्ड लेबर। जो हमारे हाउस होल्ड लेबर थे उनको, मतलब जो हमारे पिछड़ा वर्ग है, जो हमारा गरीब वर्ग है, उसको प्रमोट कर रहा था रिटेलर उस समय से, 2004 से। ये बहुत बड़ी बात है रिटेलर की इंडस्ट्री खुद के लिए।
तो उसके बाद हमने अंडरलाइन किया है इसके नीचे, हाँ रिटेलिंग, ये रहा। तो यहाँ पे किसी ने डिफाइन दे रखी है चकली, इसको रीड मारता हूँ, ये रहा। द वर्ड रिटेलिंग एज डिफाइंड इन डिक्शनरी मीन्स सेल्स ऑफ गुड टू द गुड पब्लिक इन स्मॉल क्वान्टिटी। बेसिकली रिटेलिंग को ऐसे डिफाइन किया गया कि सेल ऑफ गुड करना छोटे छोटे क्वांटिटी में, किसको, पब्लिक में। ये मैंने आपको 1201 में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है चैप्टर 1 में कि ये वर्ड आया कहाँ से था और इसका मीनिंग क्या होता है। ये आया था फ्रांस से, टू ब्रेक बल्क मीनिंग होता है इसका, और स्मॉल क्वांटिटी में सामान बेचना किसको, छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे क्वांटिटी में के लेबर्स को। लेकिन इसमें एक न्यू टॉपिक आ गया, रिटेल। रिटेलिंग हैव डिफरेंट मीनिंग एज कम्पेयर टू रिटेल हैव डिफरेंट मीनिंग। तो रिटेल का मीनिंग देखते हैं, रिटेल की मीनिंग क्या होती है। तो रिटेल की मीनिंग होती है द वर्ड रिटेल एज डिफाइंड मीन्स एंड अ वे टू सेल गुड एंड सर्विस नॉट एज सिंपल एज द डेफिनेशन, ओ सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, सॉरी। द वर्ड रिटेल एज डिफाइंड इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मीन्स सेल्स ऑफ गुड टू कंज्यूमर। बेसिकली वे रिटेल का मतलब होता है कि मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कि सेल्स ऑफ गुड कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब सामान बेचना कंज्यूमर को। तो आप बोलेंगे भैया इसका मीनिंग तो मतलब रिटेल का मीनिंग, हाँ, और रिटेलिंग का मीनिंग एक ही हो रहा है ना, क्योंकि इसमें भी हम सेल ऑफ गुड कर रहे हैं कंज्यूमर को, इसमें भी हम सेल ऑफ गुड कर रहे हैं कंज्यूमर को, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है। और किसी ने पूछ दिया व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रिटेल एंड रिटेलिंग, तो आप क्या बोलेंगे। तो रिटेलिंग बेसिकली इतना ही है कि ये सेल्स ऑफ गुड है, ये सेल्स ऑफ गुड है टू कंज्यूमर, हाँ, टू कंज्यूमर। और रिटेलिंग इज अ प्रोसेस, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, वाइड प्रोसेस। इसमें हम करते क्या है, रिटेलिंग में समझो रिटेल इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ रिटेलिंग, मतलब हाँ ऐसे हो जाएगा, रिटेल इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग में अंदर क्या होता है, रिटेलिंग में बेसिकली होता है मतलब कि प्रोसेस, गुड्स को लाने से लेके गुड्स को बेचने तक की प्रोसेस को रिटेलिंग कहा जाता है। द प्रोवाइडिंग द गुड्स टू द कंज्यूमर बाय मेकिंग बल्क डाउन इनटू स्मॉल क्वांटिटी, मतलब बड़े से बल्क को छोटे छोटे बल्क में करके कंज्यूमर को बेचना, सारा प्रोसेस आता है किसके अंदर आता है, रिटेलिंग के अंदर आता है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद मैंने अंडरलाइन किया पॉइंट को, जी रहा, जो आपका बुक में ऑलरेडी हाईलाइट है, मैंने भी इसको अंडरलाइन किया हुआ है, सॉरी, ये सेल्स ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस, राइट प्लेस, टाइम, क्वालिटी एंड पैकिंग। मैंने इसकी साइज छोटी छोटी कर दी है, आप मुझे 1 मिनट देना प्लीज़, देखो मैं गलती से साइज छोटी हो गई थी मेरे से, ठीक है, चलो अब ठीक है, हाँ ये रहा, आ गए हम वापस पे, रीड मारते हैं। सेल्स ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस पब्लिक एट राइट प्लेस एंड टाइम, क्वांटिटी एंड पैकिंग। मतलब इसकी मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर, हमारा चैप्टर है क्या, ओवरव्यू रिटेल मार्केटिंग, और रिटेल मार्केटिंग की मतलब कैसे इंट्रोडक्शन में हम क्यों पढ़े हैं इसको। तो बेसिकली इसमें हम सीखते क्या है, सेल्स ऑफ क्वालिटी एंड गुड्स एंड सर्विस, क्वालिटी आइटम्स, मतलब क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का आइटम्स, या फिर हाँ कुछ अच्छी क्वालिटी का आइटम सेल करना किसको, सर्विस, या फिर सर्विस सेल करना किसको, कंज्यूमर्स को, एट पब्लिक एट राइट प्लेस राइट टाइम, क्वांटिटी एंड पैकिंग। मतलब सही जगह पे सही सामान सही कस्टमर को सही वक्त पे सही जगह पे सही सामान सही कस्टमर को सही वक्त पे प्रोवाइड करवाना ही हमारा, और सही क्वांटिटी और सही पैकिंग में भी यही हमारा रिटेल का मेन फंक्शन होता है। हाँ, उसके बाद हमने कर दिया है अंडरलाइन, इसी सेम वर्ड को अंडरलाइन किया हमने इसके बाद भी, मतलब इसी बार द प्रीमाइस ऑन विच द रिटेलिंग एक्टिविटी टेक प्लेस इज कॉल्ड स्टोर अकॉर्डिंग टू द डेट के टू बाय। अब इसको मैं बता रहा हूँ पढ़ के, इसका हिंदी क्या है देखो, द प्रीमिसेस ऑन विच द रिटेलिंग एक्टिविटी टेक प्लेस इज कॉल्ड अ स्टोर। जहाँ पे ये सब कुछ हैपन लेता है, जहाँ पे सारे हमारे रिटेल जो हमारे प्रोसेस हैं जो हैपन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शॉप। जहाँ पे हमारा रिटेल कार्य प्लेस लेता है, जहाँ पे हम रिटेल करते हैं उस प्लेस को हम कहते हैं स्टोर, अकॉर्डिंग टू जेम्स एंडरसन। मैं आपको रीड मारता हूँ इसको, फिर नाम लिख के देता हूँ आपको, ये नाम याद रख लेना, पेपर में काफ़ी हेल्प आएगा। जेम्स एंडरसन बुक में स्प्रिंग लिखी हुई है, ये रहा जेमन, हाँ।
According to James Anderson, it is called a store for the simply reason that retailers keep the essential goods in store, utilize he finds the customer to buy. Basically इन्होंने ये कहा था कि इनके अकॉर्डिंग ना जो हमारा स्टोर है, एक हमारा स्टोर सिंपल रीज़न है क्यों हम अपने दुकान में गुड्स रखते हैं, एनिशियल गुड्स रखते हैं, टू फाइंड कंज्यूमर टू बाय, क्योंकि हमें उनको एक कंज्यूमर ढूंढ के उनको बाय करना होता है। जेम्स एडल्सन के अकॉर्डिंग स्टोर एक जगह है जहां हम इनिशियल गुड को रखते हैं दुकान में अपने, किसके लिए, कंज्यूमर को ढूंढने के लिए, मतलब कंज्यूमर को ढूंढ के बाई करने, सामान को बेचने के लिए। मतलब शॉप इतना ईजी डिफाइन करेंगे। शॉप हम आप खुद ही डिफाइन लिख लीजिए, मैंने जो मैंने खुद सोची है। शॉप इज द प्लेस वेयर ऑल रिटेलर डू देयर सेलिंग, फुल स्टॉप, इतना। और वी कैन से डैट वेयर ऑल डिटेल एक्टिविटी टेक प्लेस डैट नॉन एज शॉप। ये एक ही है, जो मेरी अकॉर्डिंग है और सही भी है। मेरे अकॉर्डिंग तो सही है कि मैंने लिखा है, तो मेरे अकॉर्डिंग सही है। और आप ये काफ़ी इजी है आपको याद करने के लिए, इस मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो इसी कुछ होगा नहीं याद करने के लिए, इतनी सिंपल डिफाइन मैंने दिया आपको शॉप की। तो फिर एलिमेंट्स, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ समझा रखा है BR001 में, बिल्कुल ब्रीफ में समझाया था मैंने। तो एलिमेंट्स ऑफ रिटेल इंडस्ट्री, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है प्याज में। डिस्काउंट चलो मैं जल्दी बताता हूँ कि जिन्होंने पुरानी वीडियो में देखी वो समझ आ जाएगी। डिपार्टमेंटल स्टोर बेसिकली ये 1 to 2 फ्लोर के होते हैं। इनिशियल नीड के सामान मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो डील डिस्काउंट स्टोर जहाँ पे हमें सामान डिस्काउंट में मिलता है, बेसिकली इसका एग्जांपल होता है आउटलेट, जहाँ पे पुराना सामान मतलब मिलता है, जो ट्रेंड सेट जाता है उसको आउटलेट में जाकर सामान जाकर बेच के जाता है। तो फिर क्लॉथिंग स्टोर जहाँ पे कपड़े बिकते हैं। स्पेशलिटी स्टोर जहाँ पे स्पेशल सामान मिलता है बेसिकली। हाँ, कन्वीनियंस स्टोर जहाँ पे घर के पास होते हैं, जिसको हमारा टाइम सेविंग बचता है जाने में वहाँ पे। फिर ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर न्यू टॉपिक है आपके लिए। ड्रग स्टोर मतलब मेडिसिन स्टोर कर सकते हैं। ग्रोसरीज मतलब ब्यूटी पार्लर स्टोर होते हैं, वो ग्रोसरी स्टोर में। ड्रग स्टोर मतलब मेडिसिन स्टोर होते हैं। ह्यूमन फर्सिंग रिटेलर्स, जो फिर आते हैं ऑटो रिटेलर्स, है ना। ऑटो रिटेलर फिर आते हैं डायरेक्ट सेल कैटलॉग एंड मुझे इसमें इसका एग्जाम्पल है, बहुत न्यू एग्जाम्पल है इसका। कौन सी कंपनी में नाम याद नहीं आ रहा उसका। जारा इंडिया के बाहर अपने कैटलॉग से सेलिंग करता है। फिर आता है सम ई कॉमर्स बिजनेस, यहाँ पे आ गए फ्लिपकार्ट और आ गए आपके अमेजोन, जो ई वे से अपना शॉपिंग करते हैं। फिर आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलिंग। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा, लेकिन इसको बहुत छोटे में कंपेक्ट मतलब समराइज करके बता रहा हूँ आपको मैं इसको। ऑर्गेनाइज रिटेलिंग इन इंडिया हैज़ द एस्टिमेट एट RS 25,000 करोड़ इन 2005-06 एंड हैज़ ग्रोथ ऑफ अबाउट 40% इन लास्ट 3-5 ईयर। इसको मैंने यहीं तक मतलब अंडरलाइन किया हुआ अपने बुक में, अब आप भी अंडरलाइन कर लीजिए बस यहीं तक, कि इंडिया में ना रिटेलिंग सेक्टर एस्टिमेट थी, जिसकी रिटेलिंग सेक्टर की वैल्यू थी 25,000 करोड़ 2005-06 से पहले, 2005-06 तक, ठीक है। और 2005-06 से 3-5 साल पहले जो हमारा रिटेल सेक्टर था उसमें में बढ़त आई थी, बहुत अच्छी बढ़त आई थी, ग्रोथ। बढ़त मतलब ग्रोथ। हमारे रिटेल सेक्टर में 2005-06 से पहले 2005-06 से 3-5 साल पहले 40% की ग्रोथ आई थी रिटेल सेक्टर में, एज अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ KSA रिटेल आउटलुक। ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। KSA रिटेल आउटलुक के अकॉर्डिंग ये डाटा है, आउटलुक के अकॉर्डिंग ये डाटा है कि जो हमारी रिटेल की वैल्यू थी 2005-06 में वो थी 25,000 करोड़, और 2005-06 से पहले 2005 से 3-5 साल पहले, तो हाँ 2005 से 3 साल पहले 3-5 साल पहले 40% की हमारी बढ़ोतरी आई थी रिटेल सेक्टर में। बस इतना ही है इसमें। तो आप बोलोगे इतना वाला टॉपिक है, आप इतना कैसे कर दिया, तो नहीं, हम इसे थोड़ा एक्सप्लेन और करेंगे। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे इस फ्लो चार्ट में। रिटेलर्स होते हैं क्या है, ठीक है। रिटेलर्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टॉपिक यही ना, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेलिंग फंक्शन की टॉपिक यही है। तो कॉल्ड प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट एंड ऑफर डैम टू सेल, बेसिकली सामान को लाना, उसको सजाना, उसको दुकान में वेल मेंटेन करना, उसकी वेल नॉलेज होना, कस्टमर को वेल नॉलेज प्रोवाइड करना, देन उसको सेल करना, ठीक है। पहला पॉइंट ये लिख लेना। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन,
कि बेसिकली आपको एक दुकान पे गए, आपने देखा नया गुड पड़ा वहाँ पे, नया आइटम पड़ा हुआ है, जैसे माइक्रोवेव सोचो नया इंडिया में लॉन्च हुआ है माइक्रोवेव, ठीक है, न्यू आया लॉन्च इंडिया में। आप दुकान गए तो बोला कि भैया ये क्या है, उसमें ये माइक्रोवेव है सर, तो बोलेंगे आपसे यूज़ कैसे करते हैं, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इसको यूज़ कैसे करते हैं। फिर आता है स्टोर मर्चेंडाइज मार्क्स प्राइस एंड पे फॉर गुड्स, बेसिकली स्टोर को मर्चेंडाइज करता है, मर्चेंडाइज क्या होता है, पूरा मार्क प्राइस करता है, सामान पे प्राइस लिस्ट लगाता है, हाँ। फिर पे फॉर गुड्स, वो पे के लिए गुड करता है, फिर आपको मतलब सामान लेना हो तो लेते हैं, वरना आप नहीं लेते। फिर आता है कंक्लूड ट्रांजेक्शन विद द फाइनल कस्टमर, फिर जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है उसको फाइनल कस्टमर से प्ले करता है। फाइनल कस्टमर होता है जो बेसिकली उस आइटम को परचेज करता है, जब उसकी जो उस आइटम के लिए पे करता है किसको, रिटेलर को, वो फाइनल कस्टमर होता है। तो उसमें हमने एक लाइन और अंडरलाइन कर रखे, लास्ट लाइन है ये, इस टॉपिक में हमारी लास्ट लाइन है ये। Retailers participate in the sorting process by collecting the assortment of goods by service, inviting product suppliers offering buy to then sell। जो रिटेलर्स होते हैं ना, बेसिकली ये पूरा करते हैं, पूरी नॉलेज लेते हैं ये कि कौन सा डिमांड में सामान है, कौन सा सामान की अभी हमारी दुकान में डिमांड है, कौन सी सामान की इस एरिया में डिमांड है, कौन सी सामान की इस एरिया में कितनी सेल्स हो रही है। रिटेलर सब चीज़ का ब्रीफ नॉलेज करता है, तब प्रोडक्ट लाता है, अपनी दुकान में सजाता है, फिर उसको आपको दुकान में प्रेजेंट करता है फर्स्ट से। मतलब डिटेल का वर्क इजी नहीं होता, जो सोचते हैं कि डिटेल बहुत वेरी इजी वर्क है ना, तो इसके लिए इजी नहीं होता, उसके लिए पूरी प्रॉपर नॉलेज करनी पड़ती है, प्रॉपर उसे पूरा करना होता है वो, कि इसे किस काम में आएगा ये, मतलब इसकी कितनी डिमांड है। फिर ब्लैक पॉइंट आता है अंडरलाइन, उसमें लिखा हुआ है आपका ये ब्लैक पॉइंट जो अंडरलाइन है ये वाला पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो उसमें लिखा हुआ है वेन एवर वी डिस्कस अबाउट रिटेलिंग इट डज नॉट मीन द ग्रोसरी एंड कॉस्मेटिक्स, रिटेलिंग में बी द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइक मेड गारमेंट्स, textile, merchandise, vegetable, footwear, handicrafts, consumer durable goods, banking, or any types of products or service rendered directly to a consumer, or such organization engaged in retailing products and service activity known as retailers, and all activities by a retailer to the sell production and service customer considered be a retailing। बेसिकली क्या है इसमें इतना करें कि जो हमारी रिटेलिंग वर्ड है ना, बस वो किस पे, ग्रोसरी और कॉस्मेटिक आइटम पे सीमित नहीं है। अब पहले तो बस लोग इतना करते हैं कि डेली बेसिस सामान मिल जाए और ग्रोसरी के सामान मिल जाए, तो पहले तो ये था मेन रिटेलिंग का कि इतना ही कि ग्रोसरी सामान मिल जाए और मतलब कॉस्मेटिक सामान मिल जाए, लेकिन अब वो इतना सीमित नहीं रहा है, अब उसकी एरिया बहुत बड़ी भर चुकी है। अब वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट परफॉर्म करता है, हमको बैंकिंग है, ड्यूरेबल गुड्स है, हैंडीक्राफ्ट है, आईटी है, फुटवेयर है, वेजिटेबल है, सब कुछ रिटेलिंग के अंदर आ चुका है। ऐसे लिखा भी है इसमें, गारमेंट्स, टेक्सटाइल, मर्चेंडाइज, वेजिटेबल, फुटवेयर, हैंडीक्राफ्ट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, बैंकिंग एंड टाइप्स ऑफ सर्विस, बहुत सारे सर्विस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्विस वो बहुत सारे हैं। ये सारे एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा, एज अ रिटेलर के द्वारा ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाते हैं। और इन सारे एक्टिविटी को जो रिटेलर परफॉर्म करता है उसको प्रोसेस को हम कहते हैं रिटेलिंग। ठीक है, मैं पलटा रखा आपको इसमें, उसका हमारा चैप्टर टॉपिक खत्म होता है। फिर आता है डिटेल स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये टॉपिक काफ़ी पढ़ाऊँगा, डीप में आकर तो बहुत बड़ा जाएगा, तो मैंने इसको बिल्कुल छोटे में एक्सप्लेन कर रखा है, बिल्कुल छोटे में एक्सप्लेन किया हुआ हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग, जीरा डायग्राम जी। तो जो हमारी डिटेल स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर होती है बेसिकली मैंने 4 टाइप की ले रखी है। पहली हाई टर्नओवर, हाई मार्जिन, लो टर्न, लो मार्जिन। हाँ, तो पहला केस मैं इसको दे देता हूँ, सॉरी, हाँ, दूसरा इसको दे देता हूँ, तीसरा इसको दे देता हूँ, चौथा इसको दे देता हूँ। तो जो हाई टर्नओवर होता है ना इसमें हम रखते हैं क्या, हाई टर्नओवर में रखते हैं हम हाई मार्जिन और हाई टर्नओवर। हाँ, इसमें अपने जो प्रॉफिट होता है ना उसको हम हाई रखते हैं, मार्जिन है जो हमारे मतलब जो हमारा सामान 12 रुपये में आ रहा है उसको हम बेचते हैं 20 रुपये में, हाई मार्जिन। हाँ, और हाई टर्नओवर आ रहा है क्योंकि ये बेसिकली इसको लेना, ऐसे एप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं, एप्पल का एग्जांपल काफ़ी अच्छा होता है इसलिए उसकी मार्जिन भी प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हाई है और टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि उसका क्या है, उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कन्वीनियंट फूड स्टोर, बेसिकली फूड स्टोर भी यही होता है एग्जाम्पल होता है, क्योंकि फूड स्टोर एनेंशियल नीड है, लोगों की खाना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चाहता है हाई मार्जिन, जो हाई मार्जिन रखते हैं, और लो टर्नओवर बेसिकली। हाँ, हाई मार्जिन मतलब कि पैसे तुमने बहुत ज़्यादा हाई रखा हुआ है लेकिन भी टर्नओवर कम है। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत सा एग्जांपल है इसका, फॉर्च्यूनर। इसका फॉर्च्यूनर एग्जांपल इसका नहीं है, फॉर्च्यूनर एग्जांपल है हाई मार्जिन हाई टर्नओवर, क्योंकि फॉर्च्यूनर की पैसे भी ज़्यादा है और उसका टर्नओवर भी ज़्यादा है। लेकिन इसमें एग्जांपल हो जाएगा एंडोवर का, एंडोवर नाम सुना होगा आपने, वो भी बेसिकली फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी है सेम टू सेम, उसका मार्जिन ज़्यादा है लेकिन उसका टर्नओवर कम है। क्योंकि इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो फॉर्च्यूनर के कंपेयर में बहुत कम है। जैसे 100% लोग लेंगे गाड़ी
तो 80% प्रेफर करेंगे फॉर्च्यूनर, 20% प्रेफर एंड एंडोवर, जबकि पैसे सेम पे कर रहे हैं, पैसे सेम ही, लगभग दोनों 40 लाख के आसपास, 30-40 लाख की गाड़ी है ना, दोनों 30-40 लाख की गाड़ी है, लेकिन लोग प्रेफर करेंगे फॉर्च्यूनर क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे एंड ओवर किसका एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे एंड ओवर एग्जाम्पल हो गया हमारा हाई मार्जिन लो टर्नओवर का, ठीक है। फिर आती है हमारी ये लो मार्जिन लो टर्नओवर। ये बेसिकली क्या कहूँ, ये होते हैं क्या कहते हैं, जो एक गुड्स हो रहा है ग्रीफ एंड गुड्स, हाँ, जिनकी मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा कम होती है, ग्रीफ एंड गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा कम होती है ना, मतलब इसमें आप 10 वाला सामान 11 रुपये में ही बेच दो, हाँ, लेकिन लोग कम लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी लोगों को नीड नहीं है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल कह दूँ, जैसे चावल के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है, मतलब महंगे चावल होते हैं, कुछ सस्ते चावल होते हैं। तो आप सस्ता चावल ला रहे हो 10 रुपये किलो वाला, उसकी इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन जो गरीब हैं, मतलब जिन पे ज़्यादा पैसे नहीं है अच्छा चावल लेने के लिए, तो वही लेंगे उस चावल को, बाकी कोई भी अमीर जो उससे अच्छा चावल अफोर्ड कर सकता है वो चावल को नहीं लेगा। तो इसमें वही एग्जांपल आ जाएगा लो मार्जिन लो टर्नओवर का। फिर उसके बाद आता है लो मार्जिन हाई टर्नओवर। तो भाई साहब हमने ये क्यों किया, कोई पागल तो है नहीं कि अपना सामान कम मार्जिन में बेचेगा, है ना। जैसे एक एग्जांपल, कोई 10 रुपये का सामान 8 रुपये में बेच रहा है, तो भाई साहब घाटा हो रहा है तो क्यों बेच रहा है, लेकिन इसमें मार्जिन कम है, इसका मार्जिन नेगेटिव में है, लेकिन इसका हाई टर्नओवर क्यों, क्योंकि जब कोई दुकान न्यू स्टार्टअप करता है ना, तो वो चाहता है बस अपना मार्केट को प्रेजेंस बनाना, मतलब किस में, मार्केट में। वो चाहता है न्यू कस्टमर जल्दी से अट्रैक्ट करूँ, नए कस्टमर हम दुकान में जल्दी से बुलाऊँ। तो बेसिकली जो न्यू स्टोर होते हैं ना, बेसिकली ये फॉलो करते हैं लो मार्जिन हाई टर्नओवर। डिस्काउंट स्टोर इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। मतलब डिस्काउंट स्टोर में ये होता है कि 100 रुपये का सामान 40% डिस्काउंट में बेच दो, 60 रुपये में मतलब 100 रुपये सामान मिल जाता है। तो ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि वो अपना कस्टमर बिल्डअप करना चाहते हैं, मतलब मार्केट में उनको अपनी चाहिए होती है रेपुटेशन आना चाहते हैं वो लोग, कि उनकी जो कस्टमर बन जाए, लॉयल बन जाए, ठीक है। फिर आता है हमारा इतना है था, मतलब इसमें ये गाड़ी मेन होता है ना। फिर इसमें इस पर आगे इस पर 1.5 पे रिटेलिंग फॉर्मेट क्लैसिफाई दी फर्म्स। हाँ, ये मैंने आपको BRL-01 में पूरा सही से समझा रखा है, लेकिन मैं तो भी जल्दी समझाता हूँ इसको इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग बता रखा है मैंने आपको पूरा BRL-01 में कैसे कैसे फॉर्म होते हैं। फॉर्म ऑफ ओनरशिप की वजह से पता होता है ये इंडिपेंडेंट जो खुद होता है, सोल प्रोप्राइटर जो उसका मालिक होता है खुद, चेन जो किसी चेन परचेज करता है, हाँ, चेंज और फ्रेंचाइजी में डिफरेंस क्या है। फ्रेंचाइजी होता है कि नाम नहीं दुकान खोलना, चेन की दुकान वही खोलते हैं जाकर वहाँ पर जाकर चलाना होता है उनको, फ्रेंचाइजी होती है। फिर कोऑपरेटिव सेक्टर होते हैं। ये फॉर्म ऑफ ओनरशिप के अकॉर्डिंग 4 बटे होते हैं, ये होते हैं ये। हाँ, फिर आता है स्टोर स्ट्रेटेजी मिक्स। कन्वीनियंस स्टोर में कन्वेंशनल सुपर मार्केट, सुपर स्टोर, कॉम्बिनेशन स्टोर, हाइपर मार्केट, स्पेशलिटी स्टोर, ट्रेडिशनल सुपर स्टोर, फुल टाइम डिपार्टमेंटल स्टोर, वेजिटेबल एंड कैटलॉग शोरूम। बेसिकली ये मैंने आपको सब ये सारे स्टोर टाइप के स्टोर हैं। बेसिकली आपको इन सब का पता ही होगा कि छोटे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, उनसे बड़े। और मैंने आपको ये BRL-01 में पूरा समझा रखा है स्टार्टिंग से, जिन्होंने देखी BRL-01 में देख लेना। सारे नॉन स्टोर ऑपरेशन, हाँ, जो हमारे स्टोर ऑपरेशन नहीं होते लेकिन हमारे स्टोर को डिफेक्ट करते हैं। वेंडिंग मशीन सेल में हेल्प नहीं आते, लेकिन उससे हम सेल करते हैं, है ना। किसी वेंडिंग मशीन होती है जो दूध की, वो वेंडिंग मशीन अलग होती है, एक प्राइसिंग मशीन होती है जो प्राइस टैग लगा के देती है, वो जूते पे लगा दो, और लेकिन बिक तो जूता रहा है, उसमें बिक रहा है, वेंडिंग मशीन में 50 में बिक रहा है, 55 में लग रहा है ना। फिर इन होम टेलिंग जो होम रेट, फिर टेलीफोन रिटेलिंग, फिर कैटलॉग रिटेलिंग, फिर ई-टेलिंग। मैंने सब कुछ ये 5 पॉइंट हमारे टाइप ऑफ स्टोर में बता रखे हैं BRL-01 में, जो नहीं देखिए प्लीज़ आकर देख लेना। स्टार्ट द व्हील ऑफ रिटेलिंग। ये सबसे मेन टॉपिक हमारे BRL-02 मतलब BRL-02 के चैप्टर 1 का। व्हील ऑफ रिटेलिंग होती क्या है, काफ़ी मेन टॉपिक है ये, क्योंकि हमारी एक्टिविटी है ना ये BRL-002 की एक्टिविटी, उसमें पहला क्वेश्चन ही चाहिए था, व्हाट इज द व्हील ऑफ रिटेलिंग, जो इस ईयर का है 2019, जो 2019-20 में दिया ना जिन्होंने असाइनमेंट, उसमें क्वेश्चन आ रखा है BRL-02 व्हाट इज व्हील ऑफ रिटेलिंग। हाँ, तो इसमें देख लीजिए, मैं आपको सिंपल समझाऊंगा, फिर बस एग्जांपल समझाऊंगा कि ये बहुत लंबा टॉपिक है, प्यार से समझेंगे इसको। देखो ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बस इतना याद रखो, ठीक है ना। There is a hypothesis, there is a attempt to explain the emergence of a new retailing introduction and their evolution, declining and replacement of the new retailing introduction like product retailing or swap life cycle. बेसिकली जब हम गरीब होते हैं, आपको मैं अपनी लाइफ समझाता हूँ, जैसे हम गरीब होते हैं तो स्टार्टिंग में हम लो गुड्सों को डिमांड करते हैं, फिर जैसे जैसे हम अमीर होते हैं, हाँ, तो हाई गुड्सों डिमांड सबको क्या करते हैं, मांगते हैं। तो वैसे ही अगर आपने किसी नए स्टोर खोला है, चलो हम एग्जाम्पल पे आ गए इसी तरह, जैसे आपने कुछ नया दुकान खोला है, तो ये तो नहीं आपने दुकान खोला सीधा बेचने लगे 100 रुपये का सामान, नहीं, हम ऐसे कर नहीं सकते। जो क्योंकि हमने जैसे एग्जाम्पल हमने जहाँ पे अमीर लोग नहीं रहते ज़्यादा, वहाँ पे हम दुकान खोल दिया और वहाँ पे आप बोलोगे कि सीधा 100 रुपये का सामान बेचो, नहीं, तो आप जाकर अपने पहले लॉस में बेचना पड़ेगा, चाहे वो सामान आपको 12 रुपये में क्यों नहीं मिल रहा है, हाँ, तो भी आप उसको बोलोगे स्टार्टिंग में हम उसको 10 में बेचेंगे,
इससे क्या होता है, 10 में बेच रहे हो, कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास, जो कॉम्पिटिटर हैं उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर वो दे रहा है 12 का सामान है, वो 14 में देगा कम से कम, तो कस्टमर आप पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस पर आपके 4 रुपये बच रहे हैं। फिर आप उसको सर्विस अच्छी प्रोवाइड करोगे, हाँ, तो धीरे धीरे आपके क्या अच्छे कस्टमर बन जाएंगे, आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे तो लॉयल कस्टमर बन जाएंगे, है ना बेसिकली। तो पहले हम लो एंड आते हैं, देखते हैं लो एंड से जो अपना सामान धीरे धीरे कम करते हैं, मतलब कम दाम में बेचते हैं, फिर उसको धीरे धीरे हम उठाते हैं, अप करते हैं, हाँ। फिर फुल एंड डिस्काउंट एग्जाम्पल है ना बिग बाजार का, फिर उस फुल एंड डिस्काउंट स्टोर पे आ जाते हैं हम, फिर उसे और ऊपर करते हैं, फिर ट्रेंडिंग आप फेस कर देते हैं, फिर और ऊपर करते हैं, फिर वारंटी फेस करते हैं, फिर आता है और ऊपर करते हैं, फिर आता है स्पेशलिटी स्टोर एंड हाई एंड। बेसिकली ऐसे ऐसे अपना चैन को फॉलो करके, चेन को फॉलो जो हमारी फेज़ है, फेज़ मतलब क्या, धक्का मारते हैं इसको हमने अपने स्टोर को। स्टार्टिंग तो हम गरीबी से मतलब करेंगे, गरीबी से मतलब क्या, लो एंड में ही बेचेंगे सामान सस्ते में, उसके बाद हम अपने आइटम को हाई स्टार में बेचना शुरू कर देते हैं। ये बेसिकली काफ़ी मेन टॉपिक है। इसमें मतलब क्या, इसमें एक और टॉपिक है, द सेम डिपार्टमेंटल स्टोर इन मूव इन वैल्यूएशन फेस बिकॉज इट बिकम्स अ वैल्यूबल ऑफ लो कॉस्ट एंड सर्विस इन द फॉर्मेट्स इन द फुल स्टोर डिस्काउंट कैटलॉग फॉर इन हाइपोथेसिस स्टडी इन डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न। बेसिकली इसमें ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में हम सभी सामान को धीरे बेचते हैं, धीरे मतलब कम दाम में बेचते हैं, फिर जल्दी जल्दी हम चाहते हैं कि उसको हम अपना हाई सामान पे जल्दी जल्दी बेचें उसको। फिर वहाँ आता है 1.7 में बहुत लंबा है, तो मैं इसको बिल्कुल छोटा करके जाता हूँ इसमें रिटेल डिसीजन क्या होता है, तो रिटेल डिसीजन पूरा बताता हूँ आपको, इस छोटे से मैप बता देता हूँ रिटेल डिसीजन क्या होता है। सबसे पहले टारगेट मार्केट करते हैं हम, कि हम कौन से मार्केट में हम जाकर डील करेंगे, उस मार्केट में हमारे कैसे एम्प्लॉय मिल जाएंगे, सस्ते मिलेंगे महंगे मिलेंगे, उस मार्केट में हमारे कैसे कस्टमर मिलेंगे, हाई मांगने वाले से कम मांगने वाले, हाँ, या फिर उस फील्ड में हमारा ट्रांसपोर्टेशन बैकिंग फैसिलिटी कैसी है। फिर आते हैं मर्चेंडाइन मैनेजमेंट की, मर्चेंडाइन को हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं। फिर स्टोर लोकेशन की, स्टोर की लोकेशन कैसी है। फिर स्टोर इमेज कैसे बना रखी है। स्टोर लिखना मतलब कि वहाँ पे उस लोकेशन पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है या नहीं है, या वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी है या नहीं है, यहाँ पे लोग अच्छे हैं नहीं है, अच्छे लोग मतलब जो ज़्यादा डिमांड कर सके, ज़्यादा पैसे दे सकें, या फिर जो वहाँ पे कैसे लोग हैं उसके अकॉर्डिंग सामान लगाना। फिर स्टोर में जैसे हम स्टोर को बनाते हैं, स्टोर पर्सनल स्टोर डिजाइनिंग, एक ही समझ लो, हाँ, स्टोर डिजाइनिंग। उसके बाद आ गया हमारे प्रमोशन, कैसे प्रमोशन करते हैं। फिर क्रेडिट एंड कलेक्शन, कि हम अगर पैसे और कलेक्शन कैसे लेते हैं बेसिकली। इसमें इतना ही था, इसको मतलब इतना मुश्किल नहीं है इसको समझना, जो मैंने बता दिया ना बेसिकली, इतना हार्ड है नहीं। स्टार्टिंग टारगेट मार्केट से करते हैं, कैसे लगाते हैं, फिर मर्चेंडाइज प्रोसेस करते हैं, स्टोर लेक्सिंग कराते हैं, फिर स्टोर की इमेज करते हैं, फिर ये क्या हो गया इसको, फिर स्टोर पर्सनल करते हैं, स्टोर डिजाइनिंग करते हैं, फिर प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन में दो तरीके होते हैं प्रमोशन में, पेड प्रमोशन, नॉन पेड प्रमोशन। पेड प्रमोशन में होता है एडवर्टाइजिंग, और नॉन पेड प्रमोशन में होता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी इज वेरी गुड, क्योंकि पब्लिसिटी जो हमारे लॉयल कस्टमर होता है वो खुद करते हैं बिना किसी पैसे लिए हुए। फिर क्रेडिट कलेक्शन, कैसे कलेक्शन करते हैं अपने ट्रेडिंग का। फिर आज आता है हमारा 1.8, सॉरी इतना ठीक है। तो 1.8 आगे, तो बेसिकली 1.8 में क्या है, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन रिटेलिंग मार्केट। तो हमने ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, क्योंकि आप इसको हमारे अपनी लाइफ में ज़्यादा इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहला आता है शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल सब गए होंगे, जो 5-6 मंजिले होते हैं, पूरा एसी लगा होता है, बहुत सारे सामान मिलते हैं, हाई नंबर ऑफ रिटेलर होते हैं, हाई नंबर ऑफ कंपनीज होती है, हाई नंबर ऑफ गुड होते हैं, हाई नंबर ऑफ चॉइस होते हैं, हाई नंबर ऑफ डिस्काउंट मिले होते हैं। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ प्रोवाइड सर्विस रिटेलर्स होते हैं, प्रोवाइड करते हैं सर्विस मॉल के अंदर। ये हो गया आपका शॉपिंग मॉल। फिर आता है फैक्ट्री आउटलेट। फैक्ट्री आउटलेट बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इसमें मिलते हैं सस्ता सामान क्यों, क्योंकि जो सामान ट्रेंड सेट चुका होता है ना, वो आता है आउटलेट में। तो उस पर आउटलेट में आते ही जो 100 रुपये सामान होता है उसको 40% ऑफ करते हैं लोग, बोलते हैं 100 वाला सामान 40% ऑफ में मिल रहा है, आप 40% ऑफ में ले जाओ, हाँ, मतलब 100 वाला सामान 60 में ले जाओ। तो कई जैसे जैसे कई लोग होते हैं ब्रांड एक्सॉलिक, जो ब्रांड के सामान ही लेते हैं, तो जैसे उनको एडिडास का सामान चाहिए, ठीक है, तो वो इंतजार करते हैं कि 20,000 वाला जूता जब आउटलेट में 50% ऑफ पे जाएगा, तो मैं आउटलेट में जाके वो लूँगा 10,000 का, क्योंकि मैं पहनूंगा तो ब्रांड ही, लेकिन उतने पैसे पे नहीं करूँगा 20,000, मैं पे करूँगा 10,000। तो ये काफ़ी लोग होते हैं ऐसे जो करते हैं, जो आउटलेट करने जा करते हैं, जो सामान को आउटलेट में करने जा करते हैं। फिर नॉन स्टोर रिटेलिंग, जो बेसिकली नॉन स्टोर में बेसिक प्रोवाइड हो जाती है, हाँ, ये नॉन स्टोर रिटेलिंग, जिन स्टोर के मतलब जिन रिटेलिंग प्रोसेस पे स्टोर रहते हैं, ई रिटेलिंग इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग, हाँ। फिर डायरिफिकेशन ऑफ रीजन, हाँ, ये लिखा, सॉरी
हाँ, इसके अंदर प्रोडक्ट सर्विस मर्चेंडाइजिंग टेकिंग द ब्रॉडर मीनिंग टाइप ऑफ कनेक्शन अमंग द डिटेलिंग इन ग्रोइंग फॉर इंटेंशन for intention Citibank in organizing tourism trips and sending mail order catalogs and credit and customers card footwear which shop are found in selling vets and brief men who economize their suppose for basically ऑनलाइन शॉपिंग नहीं बोलेंगे इसको, मेल शॉपिंग होता है ना, मेल शॉपिंग जो हम बेसिकली मेल कैटलॉग द्वारा जो कहते हैं शॉपिंग करते हैं, बेसिकली एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर इंस्टेंस सिटी बैंक ऑर्गेनाइज्ड टूरिज्म ट्रिप्स सेंडिंग मेल ऑर्डर कैटलॉग्स इन क्रेडिट्स कार्ड्स फॉर कस्टमर। बेसिकली इसमें सिटी बैंक एग्जाम्पल देकर उसने फॉरजन ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रखा है और अपने कस्टमर को मेल पे करता था कि वो कैटलॉग शॉपिंग होता है कि अगर आप इंटरेस्टिंग हो शॉपिंग करने के लिए तो जाने के लिए वर्ल्ड ट्रिप पे उनके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उनके लिए तो रिटेल ही है बैंक वालों के लिए तो वो फिर आता हमारा इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ शॉपिंग बिहेवियर। भाई बता दो अपना ये चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन किया बी आर एम में इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी शॉपिंग बिहेवियर में क्या है। हाँ, जिन्होंने बी आर एम में वीडियो नहीं खोला देख लेना। फिर आता है मल्टी चैनल रिटेलिंग, जिसमें मल्टी चैनल होते हैं, इसलिए ये बता रखा है मल्टी चैनल रिटेलिंग होते हैं जिसमें बेसिकली 5-6 चैनल के थ्रू अकॉर्डिंग रिटेलिंग की जाती है ना। चैनल इन द बेस ऑफ क्या कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इसमें एक लेवल जो होता है, एक जूतों को दे दो, एक लेवल इस जूते को दे दो, या फिर चैनल ये चैनल इसके लिए प्रोवाइड कर दो, ये चैनल इसके लिए प्रोवाइड कर दो। इसमें देखो 5-6 नीचे पॉइंट्स भी दे रखे हैं, बुलेटिंग पॉइंट जो बुलेट वाला पॉइंट होते हैं ये 5-6 बुलेट पॉइंट है, ये प्लीज जाकर पढ़ लेना। हाँ ये एक ये ना Merger marketing concerned with the permanent profiting disposing of the pursued marketing the economic process with good and service are exchange between the producer and consumer, their values and determined money price। बेसिकली कुछ नहीं है, बेसिकली क्या मार्केट को हम क्या करते हैं कंसिडर करते हैं प्रॉफिटिंग और डिस्पोजिंग क्या प्रोड्यूस गुड्स का मार्केटिंग को भी इकोनॉमिक प्रोसेस करते हैं। इसमें क्या करते हैं सामान को सेल करते हैं, किससे कंज्यूमर को देते हैं रिटेलर द्वारा फॉर मनी। मार्केटिंग इज ओरिएंटिंग विद पार्ट ऑफ कंज्यूमर इन टर्मिनल सेटिस्फाइंग द नीड बेनिफिट्स यूजेबल राइट टाइम। बेसिकली मार्केटिंग इज कॉन्सेप्ट, इसमें हम क्या करते हैं कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं सही टाइम पे, सही जगह पे, सही प्लेस पे। हाँ कुछ नहीं। इसके बाद 1.9 कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इन डिटेलिंग। सबसे पहले आता है नीड वांट डिजायर। डिमांड तो पहले हम देखेंगे नीड क्या होती है, जो बेसिकली में नीड है। हमें गर्मी लग रही है, हमें हवा चाहिए, हम पंखा लेंगे, नीड है हमारी, ठीक है, जो हमारी नीड होगी। वांट हमें गर्मी लग रही है, हम अपनी ठंडा हमें हवा चाहिए, लेकिन हमारी वांट हमें कूलर मिल जाए। नीड है इनिशियल होते हैं, इसको हम हटा नहीं सकते। मुझे गर्मी लग रही है, पंखा चाहिए ही चाहिए। हाँ वांट है कि अगर अच्छी बात है मुझे कूलर मिल गया। और डिमांड जिसे हम डिमांड करते हैं कि अगर आपका ज़्यादा पैसा है तो कूलर डिमांड कर लो, अगर आप पे कम पैसा है तो आप कूलर ले लो। ऐसे मैं आपको एक और बताता हूँ, नीड वांट डिज़ायर, इसमें डिफरेंस बताता हूँ। नीड होता है जिसके में नीड होती है, तो हमें सामान चाहिए ही चाहिए होता है। जैसे भूख लगी है, रोटी खाना ही खाना है। वांट है कि बर्गर मिल जाए, मज़ा ही आ जाएगा बर्गर खाऊंगा तो वांट है। फिर डिज़ायर कि पिज़्ज़ा मिल जाए, जो हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है ऑब्टेन करना, वो डिज़ायर है कि वो मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। तो नीड वांट डिज़ायर में इतना डिफरेंस होता है। फिर इसमें मास्लो हिलाची लॉ है। बेसिकली ये लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बुक के पीछे दे रखा होगा, देखो लिखा ना, ऐसे लिखा हुआ इन लोगों ने मास्लो हिलाची लॉ। तो इसने एक मास्लो हिलाची लॉ मतलब क्या थे साइकोलॉजिस्ट थे हमारे बिजनेस में, उन्होंने एक थ्योरी दी थी क्या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। क्या तो लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, सबसे पहले एक बंदा क्या चाहेगा साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है, साइकोलॉजिकल नीड होती है कि रोटी कपड़ा मकान, कि वो किसी भी कंपनी में जाकर काम करे तो क्या हो उसे रोटी कपड़ा मकान मिले ही मिले। बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा महीना है, इसलिए कॉपी में लिख लो। मास्लो हिलाची लॉ एक फिलोसफर थे बिजनेस के, जिन्होंने हमें नीड ऑफ हिलाची लॉ दी थी। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें बेसिक नीड चाहिए होती है ना, किसको, एक वर्कर को इन कंपनी में काम नहीं तो वो सबसे पहले साइकोलॉजी का नीड कि हमें रोटी कपड़ा मकान मिल जाए काम करके। फिर दूसरी होती है सिक्योरिटी नीड कि उसको वहाँ पे वो मिले सिक्योरिटी, कि वो नहीं कि आज काम करवा रहे हो कल भगा दो, हाँ ऐसा नहीं है। स्टीम नीड कि उसको भी मतलब क्या मौका दो, किस चीज़ के लिए, आगे जाने के लिए। ये तो है नहीं कि वो लेबर तो लेबर ही रहो, उसे भी मौका दो कुछ बातचीत करने के लिए मैनेजमेंट लेवल पे, उसे भी कुछ मौका दो आगे जाने के लिए। फिर आते हमारी सोशल नीड कि हमारी जो रिस्पेक्ट हो सोशल में, मतलब कोई ऐसे नहीं बोले कि वही लेबर हो ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं। सोशल नीड होती है कि जो हमारी सोशल मतलब जो हमारी सोशल इन्वायरमेंट में हमें क्या दे प्रोवाइड करें हमारे को, क्या रिस्पेक्ट थोड़ी सी। फिर सेल्फ एजप्शन, जब हम अपने आप को समझ जाए कि हम पूरे मतलब हम ही बादशाह हैं। सेल्फ एजप्शन बिल्कुल लास्ट नीड आती है जब ये समझ जाए कि हम ही पूरे बादशाह हैं, कि अगर हमको मीटिंग में नहीं बुलाएंगे तो उनकी मीटिंग ख़राब हो जाएगी। ऐसे सोचो कि हमारे बिना कुछ हो ही नहीं सकता,
हाँ, तो ये बिल्कुल लास्ट में मास्टर ऑफ लेक्चर की ये बिल्कुल लास्ट सेल्फ कंजम्पशन। ये 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट काफ़ी ध्यान से याद कर लेना, काफ़ी बहुत ज़्यादा मेन है ये। फिर आता है 1.10 कोर मार्केटिंग। कोर मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें 5-6 पॉइंट है कोर मार्केटिंग में। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, ये रहा एनालाइजिंग दी मार्केटिंग इन्वायरमेंट। बेसिकली जो हमारा मार्केटिंग इन्वायरमेंट है उसको पूरा एनालाइज करना। एनालाइज कैसे कर सकते हो, जैसे कि आपने मार्केट खोलने की सोची है, तो किस एरिया में मार्केट खोलने की सोची है, उस एरिया में डिमांड कैसी है, उस एरिया की लोकेशन कैसी है, उस एरिया में कौन सी सर्विस प्रोवाइड हो रही है, उस एरिया में कौन से कस्टमर रहते हैं, उस एरिया में किस टाइप के कस्टमर रहते हैं, उनकी नीड क्या है, वांट क्या है, डिजायर क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है प्रोडक्ट्स को लेने की। सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट, फिर सब कुछ सबसे पहले सारे एरिया को वो कर लिया, ब्रीफ कर लिया कि ये एरिया ऐसा है, ये एरिया ऐसा है, ये एरिया ऐसा है, ये एरिया ऐसा है, ठीक है। फिर सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट, फिर हम जो हमारा मार्केट होगा ना उसे टारगेट करेंगे कि हम इस मार्केट में काम करना है बेसिकली में। फिर डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स, तो अब भाई आप सब पूछोगे भाई समझ जाएंगे कि हाँ डेवलपिंग मार्केट मिक्स की में डेवलप करना है मार्केटिंग का काम। तो लेकिन आप लोग बोलोगे सर जी तो मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, कई लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। ये भी न्यू टॉपिक है आपके लिए, मार्केटिंग सॉरी हाँ हो गया ठीक। मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, बेसिकली वो सारे प्रोसेस, सारे स्टेप जो हमारे मार्केटिंग को एक सक्सेस डील बनाने में हेल्प करते हैं। बेसिकली दीज आर द ऑल द स्टेप्स विच कम इंक्लूड अंडर द मार्केटिंग प्रोसेस। ये सारे जो प्रोसेस हमारे जो मार्केट के अंदर आते हैं या फिर जो सारे प्रोसेस जो हमारे मार्केटिंग को सक्सेसफुल डील बनाने में हेल्प करती है, वो सारे प्रोसेस को समूह को हम क्या कहते हैं, द ग्रुप ऑफ ऑल दोज प्रोसेस आर नोन एज द मार्केटिंग मिक्स। कि जो पूरा सब कुछ का जो ग्रुप है उनका मार्केटिंग दिखाते हैं। फिर पता है प्रोडक्ट, किसने प्रोडक्ट में डील करना है, उसकी प्राइस क्या रखनी है, कैसे मतलब एज कम्पेयर टू कंप्यूटर उसकी प्राइस कैसे होनी चाहिए, फिर उसकी प्रमोशन, किसी प्रमोशन कैसे की जाती है, उसकी प्लेस की डिस्ट्रीब्यूशन की किस प्लेस में उसकी डिमांड है और किस प्लेस में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको। फिर आता है 4 पॉइंट इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इम्प्लीमेंट कैसे होता है, इम्प्लीमेंटिंग होता है जो प्लान, जो हमने प्लान किया हुआ है उसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने किस में, रिटेल सेक्टर में। तो भाई साहब बोलोगे हमें इम्प्लीमेंट ऑफ प्लान पता है, इम्प्लीमेंट होता है प्लानिंग की, हमने जो प्लानिंग की है सामान को कैसे कैसे बेचना है, क्या जो लोकेशन करना है वो। लेकिन फिर कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग तो एक न्यू टॉपिक आ गया बिल्कुल मान लिए। कई लोग बोलेंगे कंट्रोलिंग क्या है, कई लोग सोच जिन्होंने कॉमर्स नहीं ली होगी उनको पता ही नहीं होगा कंट्रोलिंग क्या होती है। तो कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस इन विच वी टेक दी क्या रिजल्ट्स दैट्स वी आर वेयर आवर planning stand or how much our planning successfully in which or how which our plan is satisfied to the market or how is our plan satisfied in our business। बेसिकली कंट्रोलिंग में होता है कि जो हमारा बिजनेस का जो हमने प्लान बनाया है वो किस लेवल पे काम कर रहा है और वो किस लेवल पे मतलब हमारा क्या उसमें खड़ा उतरा है। कि हमने सोचा कि हम ना ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो हम देखेंगे इस कंट्रोलिंग में जाके कि हमारा काम ऐसे ऐसे हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा काम उल्टा चल रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। हाँ, या जब उल्टा चल ऐसे चलेगा ना कि हमारा काम ऐसे उल्टा उल्टा चल रहा है। तो कंट्रोलिंग जब प्रोसेस होता है, ये स्टेप होता है, प्रोसेस नहीं स्टेप होता है, जिसमें जाके देखते हैं कि हमारा प्लान क्या हुआ है, हमने पूरा अपना प्लानिंग इंप्लीमेंट किया है, वो प्लानिंग पूरे इंप्लीमेंट सही तौर पे हो रही है या नहीं हो रही। और नहीं हो रही तो उसे कैसे सही तौर पे लाना है, अगर हो रही है तो फिर उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए। सॉरी अगेन, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा 1.1। ये तो काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने आर्ट्स लिया उसने भी पढ़ा होगा, जिन लोगों ने आर्ट्स लिया है उसने भी पढ़ा होगा काफ़ी। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक था, मार्केटिंग इन न्यू इकोनॉमी। किसी को पता है, काफ़ी लोगों को पता होगा ना न्यू इकोनॉमी। बेसिकली न्यू इकोनॉमी क्या होती है, जब हमारी जो न्यू इकोनॉमी फिलोसफी हुई थी ना, तो जो हमारे चेंजेस आ गए थे पूरे मार्केट में, इकोनॉमी में, हाँ, उसके बाद जो हमारे मार्केटिंग में चेंज आए हैं वो क्या चेंज आया, उसके क्या फ़ायदे हैं, मतलब क्या है, किस चीज़ के लिए है, इतना फेमस क्यों है ये न्यू इकोनॉमी की, हर जगह जाता है बीच में कि न्यू इकोनॉमी के अंदर ये कैसे मार्केट चला, कैसे हुआ। तो बेसिकली बता दो मैं आपको, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई थी तो जिस हमारे मार्केट में ना काफ़ी गुड चेंज आए थे, गुड चेंज मतलब अच्छे चेंज आ गए थे। तो हमारी जो मार्केटिंग पावर थी ना लोगों की वो कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी। आप बोलोगे सर जी कुछ कैसे बढ़ गई न्यू इकोनॉमी पावर, तो हमारी जो हालत थी मार्केट की वो 1990 से पहले अच्छी नहीं थी। तो 1990s में
गवर्नमेंट ने एलपीजी लागू किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं इसको, न्यू एलपीजी लिबरलाइज किया, प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया। लिबरलाइज मतलब लाइसेंस था दुकान खोलने के लिए हटा दिया गया, प्राइवेट कर दिया, मतलब गवर्नमेंट के जो 51 शेयर थे उसको प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। फिर ग्लोबलाइजेशन मतलब कर दिया कि प्राइवेट कंपनी जो देश के बाहर है उसको अंदर बुलाया। इससे क्या हुआ, जो बाहर की कंपनी है उसने इंडिया में आके बिजनेस किया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, कंपनी बाहर से आई, एफडीआई या इंडिया का फंड मतलब भारी पैसा इंडिया में आया तो इंडिया की मतलब वैल्यू बढ़ी। और जो लोग आए दिमाग लगाए इन्होंने बिजनेस चलाया इंडिया में, तो इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ, इससे हमारा फ़ायदा हुआ कि जो हमारे लोग अनएम्प्लॉयड थे एम्प्लॉयड हो गए, उनको पैसे मिल गए, उनके घर अच्छे बन गए, न्यूक्लियर फैमिली मिल गए। न्यूक्लियर फैमिली मतलब होता है कि जब एक बच्चा बड़ा होने के बाद अपने घर से दूर रहे, अपने बीवी बच्चों के साथ माता पिता के साथ नहीं। मतलब जो आमतौर पर जब होता है जब कोई बंदा गाँव से दिल्ली आए तो गाँव में पूरा घर होता है, जब दिल्ली आया तो दिल्ली तो अकेले आया होगा, फिर दिल्ली आया तो शादी कर ली, वापस गाँव में आके शादी कर ली, लेकिन वापस दिल्ली जब आएगा तो मम्मी पापा के साथ नहीं आएगा, वो अपनी बीवी के साथ आएगा, बच्चों के साथ आएगा, क्योंकि मम्मी पापा नॉर्मल में गाँव ही देखते हैं, मतलब वो सोचते हैं मैं गाँव में रहूँगा, गाँव देखूँगा और मेरे बच्चे लोग दिल्ली में जाके बिजनेस करेंगे या फिर मैं काम करेंगे। इसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। न्यूक्लियर फैमिली मतलब जब कि अपने आप को घर से अलग करके एक बाहर तौड़ी पर रहना, किसके लिए, घर के लिए, पैसे कमाने के लिए, वो न्यूक्लियर फैमिली का एग्जाम्पल होता है। हाँ, न्यूक्लियर फैमिली का इंक्रीज में तो इसके मतलब क्या क्या हुए थे, तो आज सस्टेनेबल इंक्रीज इन पचिंग पावर, जो लोगों की पचिंग पावर थी, मतलब पहले लोग 10 रुपये का सामान मांगते थे और आधे पेट में सो जाते थे, लेकिन अब तो लोग 20 रुपये का सामान मंगाएंगे और जितनी की भूख लगे उससे भी ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ गई है। जैसे पहले हम दाल रोटी खा के काम चला रहे थे, लेकिन अब लोग जाके पिज़्ज़ा खाते हैं, है ना, होता है पचिंग पावर। उसके बाद आते हैं हमारी ग्रेटर वैरायटी ऑफ एलो गुड्स एंड सर्विस, ज़्यादा गुड्स और सर्विस मिलकर मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटर आ गए। ग्रेट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, हमें इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगे अच्छी तौर पे सब थिंग की, मतलब सभी सामानों की। फिर ग्रेट केस इन सेटिंग द प्लेसिंग ऑर्डर, अब घर से दूर जाना पड़ता भी नहीं है, तो घर बैठे बैठे भी ऑर्डर होता है। एबिलिटी ऑफ कंपेयर नोट्स एंड प्रोडक्ट्स, हम कर सकते हैं क्या, कंपेयर करते हैं नोट एंड सर्विस किसी भी चीज़ को। फिर एबिलिटी टू कंपेयर पावरफुल एंड इन्फॉर्मेशन चैनल, हम सेल चैनल कि हम किसी जो कौन सी इंप्लीमेंटिंग पावरफुल चैनल है उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली इतने पॉइंट मैं बताता हूँ, ले लिया आपको सब, ठीक है। एबिलिटी ऑफ कंट्रोल द फ्यूचर अबाउट अ मार्केट कस्टमर प्रोडक्ट कंज्यूमर, बेसिकली आप कस्टमर को बेवकूफ़ बनाता तो उसे हम कंप्लेन भी कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन अंदर। फास्टर इंटरनल कम्युनिकेशन एज ए एम्प्लॉय, अब जो हमारे एम्प्लॉय में उनकी फास्ट कम्युनिकेशन होता है कि हमारा सब कुछ आ चुका है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी बढ़ गया। फिर 2 वे कम्युनिकेशन, फिर कंज्यूमर एंड प्रोसेस, बेसिकली आप सीधा कस्टमर और जो प्रोसेस होता है उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है कि मैं इसी तो यही चाहिए। सेंड एंड कूपन एंड सिंपल है, जो हमारे कूपन सुबह आ गया, अब तो कूपन्स भी आ गए ना, कूपन्स भी आ गए हैं, ऑफर्स भी आ गए। कस्टमाइज ऑफरिंग एंड सर्विस इन बेसिकली सभी कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इम्प्रूव दी परचेजिंग रिक्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग, आप कस्टमर को हम ट्रेनिंग मतलब जो हमारी रिटेलर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इम्प्रूव दी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जो हमारी कम्युनिकेशन टेक्निक है वो भी है। इम्प्रूवमेंट लॉजिस्टिक एंड सर्विस क्वालिटी, बेसिकली लॉजिस्टिक होता है कि जो हम बाहर के तौर पर सेलिंग करते हैं उसमें भी हमारा इंक्रीज आ गया, काफ़ी अच्छी लोग इंक्रीज है, ठीक है ना। प्लीज़ आलू बेसिकली यही है, देखो मार्केटिंग इज a psychology, an attitude, a facility, a management, a setting including products, pricing, pricing, ठीक है। बेसिकली सब चीज़ें समूह मार्केटिंग कहलाता है। इन सब जो अगर आप पे वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है 40 मिनट की, तो मैं वापस जल्दी समझाता हूँ इसको। साइकोलॉजी दिमाग का एटीट्यूड, अच्छा बिहेवियर, प्रोसेक्टिव होता है, फिर मैनेजमेंट ऑपरेशन होता है, पूरा मैनेजमेंट चलता है मार्केटिंग हमारा। एसेट ऑफ प्रोडक्ट की प्राइसिंग करता है, प्रमोशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोगों में कि कौन कौन से लोगों को किस प्रोडक्ट की डिमांड है, कैसे कैसे नीड है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, क्योंकि इसके बाद हमारा जो है क्या है लेक्चर समअप की जो पढ़ा वो था वो पढ़ा में, पता क्या पढ़ा हमने। फिर चेक योर प्रोग्रेस क्वेश्चन है, अगर आप पे टाइम हो जाए कर लेना क्वेश्चन। फिर रेफरेंस जहाँ पे बुक में जो सामान के कहाँ से लिखे हैं, फिर टर्मिनल क्वेश्चन। तो मतलब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। और हाँ, अगर आपके कोई भी दोस्त हैं जो BBARL कर रहे हैं या फिर BBARL इग्नू से डिटेल परचेजिंग कर रहे हैं, या फिर जो भी डिटेल में जिसको इंटरेस्ट हो तो उनको आप प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि पढ़ाई में कोई दिक्कत हो ना, जिसको भी मतलब इंटरेस्ट हो, और जो भी मतलब बेसिकली इतना मेरा कहने का मेन मोटिव है, जो भी BBARL के स्टूडेंट हैं इग्नू से उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि उनको काफ़ी हेल्प आएगी, क्योंकि अच्छे पेपर भी होने वाले हैं। आई एम नॉट श्योर कि पेपर होंगे नहीं होंगे, लेकिन ऐसे पेपर होने वाले, तो क्योंकि नोट में तो लिखा के दिसंबर के महीने पेपर, जो नोट आया है उसमें ऐसे नोट में लिखा के दिसंबर के बीच में पेपर होंगे। तो प्लीज़ जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे न्यू व्यूअर, प्लीज़ को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आपको चैप्टर 1 से भी कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर आपको BBARL 01 में से कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप उससे जो भी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ देना। और आपको
आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो मैं दे देता हूँ इंस्टेंट रिप्लाई। अगर आपको वीडियो में से एक मतलब आप चाहते हो कि जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसकी वीडियो बनाऊँ मैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछना। अगर चाहते हो नहीं मुझे सब कुछ आपने क्वेश्चन पूछने में अच्छा लगता नहीं है, मुझे पर्सनली क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमारे जो हमारा वो है मतलब हमारा कंटैक्ट मेल है उस पर आप कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। और मेल हमने दे रखा है, कमेंट में लिखा हुआ है क्वेरी स्टडी point@gmail.com। आप इस पर कर सकते हैं मेल, हम आपको जल्दी से आपको करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा आपने वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू अगेन।